दूसरा काम का बात और था, क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस इवन इफ बुक्स आर केप्ट ऑन कैश बेसिस। मतलब आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट भले कैश बेसिस पे बना रहे हो, बट इंटरेस्ट अगर ड्यू हो गया है, भले पेमेंट किया है नहीं, जो आपको छूट मिल जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन, ये म्युनिसिपल टैक्स की तरह नहीं है, मतलब सर वहाँ पे पेड होना कंपलसरी था, यहाँ पे पेड होना कंपलसरी नहीं है। पे किए हो या नहीं किए हो, अगर इंटरेस्ट का टाइम आ गया आप उसका छूट क्लेम कर लो। सर ऐसा क्यों किया? अरे गवर्नमेंट जानता है बेटा बैंक अपना इंटरेस्ट थोड़ी छोड़ देगा, वो तो लेगा ही आपसे। इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन विच इज टेकन टू रिपे द ओरिजिनल लोन, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। क्या बोलना चाहते हैं? अगर आप लोन लिए हो, ठीक है, वो लोन चुका नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, आप एक और लोन लिए उस लोन को रिपे कर देने के लिए। मान लो एग्जांपल देता है, मैं SBI बैंक से होम लोन लिया या HDFC बैंक से होम लोन लिया। HDFC बैंक का होम लोन का रेट अभी है मोटा मोटी 8.8% 9% के आसपास। हमको SBI ऑफर किया कि आपका 7.5% में होम लोन हो जाएगा, 1% कम, मायने रखता है 1%। हाँ सर 50 लाख का अगर अमाउंट है आपका तो 1% बहुत बड़ा फिगर होता है हर महीना के हिसाब से। तो आप क्या करोगे? आप स्विच कर जाओगे। स्विच मतलब आप क्या करोगे? SBI से लोन लोगे और HDFC को चुका दोगे, और अब SBI से लोन को कंटिन्यू कर लो। तो क्या ये स्विचिंग के बाद भी वो इंटरेस्ट ऑन होम लोन अलाउड होगा? बिल्कुल अलाउड होगा। अगर आप ओरिजिनल लोन ऊपर मेंशन पर्पस के लिए लिए थे, वही घर बनाने के लिए, खरीदने के लिए, रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, तो अगर उस लोन को आप स्विच भी करते थे, वो क्या बोला? इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन which is taken to repay the original loan shall be allowed as deduction, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्याज चुकाने के लिए लोन ले रहे हो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसको चुकाने के लिए लोन ले रहे हो, उसका छूट नहीं मिलेगा। बात क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक खत्म। कुछ और बोला है? हाँ ये बस पॉइंट बोला है। बहुत जन को क्या लगता है, लोन लेने के लिए बैंक ना मेरे से ब्रोकरेज वगैरह लेता है, कमीशन वगैरह लेता है, अगर कोई मिडिल मैन के थ्रू हुआ है तो गवर्नमेंट बोलता है भैया वो सब का छूट नहीं मिलेगा, हम खाली इंटरेस्ट बोले तो अगर इंटरेस्ट का ही छूट मिलेगा। अगर आप म्युनिसिपल टैक्स चुकाने के लिए लोन लिए हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे सर आप अभी ऊपर बढ़ाते बढ़ाते आ रहे हो बार बार। घर लोन किस लिए लिए हैं? घर बनाने के लिए, घर को रिपेयर करने के लिए, घर नया घर खरीदने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट या रिनोवेट कराने के लिए, वो सब पर्पस ठीक है। वहां कहीं बोला था क्या म्युनिसिपल टैक्स चुकाने के लिए लोन ले रहे हो? नहीं। वहां कहीं बोला था क्या ब्रोकरेज या कमीशन चुकाने के लिए लोन ले रहे हो? नहीं। बात क्लियर? हाँ। अब बोला क्या क्या अमाउंट नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर पढ़ने का जरूरत भी नहीं है ये लिस्ट, तो हमको पता है म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने मिलेगा, 30% चैर्टर डिडक्शन माइनस करने मिलेगा, और घर बनाने, खरीदने, रिकंस्ट्रक्ट, रिनोवेट करने के लिए जो लोन लिए उस लोन का इंटरेस्ट का छूट मिलेगा। बस इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी तुम पे कर रहे हो उनमें से किसी चीज का कोई छूट नहीं मिलेगा। तो यहीं पे वही बता दिया, बोला एनी इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट इट इज पेबल आउटसाइड इंडिया, चाहिए काम का बात है, इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। भैया बात बोल दिया, काम का बात है बेटा। क्या बोला? अगर आप इंटरेस्ट पेबल कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन में लोन लिया आप कहीं पे, तब नहीं मिलेगा छूट। मतलब इंडिया में घर बनाने के लिए फॉरेन से लोन लिया। हाँ। इफ सच इंटरेस्ट टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स, अगर उस पर TDS नहीं कटा है तो क्या बोला? मतलब वो ब्याज चुकाने में आपको टैक्स काट के चुकाना पड़ता है ना ब्याज। इंडिया के बाहर कुछ भी पे करते हो ना बेटा, तो वो फॉरेनर से गवर्नमेंट बोलता है कहाँ पे टैक्स लेते जाएगा। बात सोचो, चंद्रलेखा US की पार्टी है, हम इंडिया का पार्टी है। चंद्रलेखा मेरा कोई काम करके दी, चंद्रलेखा को हम पेमेंट किया, बेटा जी चंद्रलेखा के लिए इनकम हुआ ना ये, तो एक बात बोलो बेटा जी, अब गवर्नमेंट कहाँ उससे उस इनकम पे टैक्स लेके US जाएगा?
और वो दोबारा इंडिया नहीं आई तो गवर्नमेंट कहाँ पकड़ेगा उसको? सही बात है। या वो इंडिया आई ही नहीं, वो तो फॉरेन में बैठे बैठे मेरे को सर्विस दे दी। गवर्नमेंट एक ही बात बोलता है, भैया इंडिया के बाद तुम कोई भी इनकम पेमेंट कर रहे हो, मतलब बाहर का कोई आदमी तुम्हारा काम किया है और उसको तुम कोई इनकम भेज रहे हो, हाँ तो उसका पहले यहाँ टैक्स काट लो, इंडिया में टैक्स जमा कर दो और बैलेंस अमाउंट उसको इसे इनकम भेजो। एक एग्जांपल लेते हैं, चंद्रलेखा को हमको 1 लाख पेमेंट करना है, मान लो उस पर 10% टैक्स है, TDS। हम क्या करेगा, हम 1 लाख का 10% यानी 10,000 काट लेगा, चंद्रलेखा को 90,000 ही देगा और वो 10,000 हम उसके नाम पे यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को जमा कर देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसी को बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जिस सोर्स से इनकम जनरेट हो रहा वही टैक्स डिडक्ट हो गया। सर इंडिया टू इंडिया पेमेंट करते हैं तो भी TDS कटता है, बहुत सारा सेक्शन में कटता है, पढ़ोगे, एक चैप्टर है, 1 क्लास का है, 2 क्लास का, तो किस किस अमाउंट पे कब कब कितना TDS काट लेना चाहिए इंडिया में। लेकिन फॉरेन में जब भी पेमेंट करोगे उस पूरा इनकम पे जितना टैक्स बनता है पूरा काट के पे करोगे। अगर तुम बिना काटे पे किए ना, अगर तो बेटा जी तुमको इंडिया में एज एन एक्सपेंडिचर उसको माइनस ही नहीं करने देंगे। अब सोचो चंद्रलेखा से हम 1 लाख का कोई टेक्निकल सर्विस लिया, हाँ मान लो चंद्रलेखा वेब डिजाइनर है, मेरा वेब डिजाइन करके दी, हाँ फॉरेन से 1 लाख उसका इनकम बनता है। हाँ हम अगर 10,000 काट के उसको 1 लाख दिया होता ना, या 90,000 दिया होता ना, मतलब तो हमको वो पूरा 1 लाख एज एन एक्सपेंडिचर दिखाने मिलता, ठीक है। लेकिन हम बिना काटे पूरा 1 लाख भेज दिया चंद्रलेखा को, गवर्नमेंट बोलता है तुम पूरा 1 लाख का एक्सपेंडिचर ही भूल जाओ, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस को 1 लाख से बढ़ा देंगे, तुम एज एन एक्सपेंस दिखाओगे PL में, गवर्नमेंट बोलता है हम उसको वापस एड बैक कर देंगे तुम्हारे इनकम। तुम एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट पे आए हो, हम दोबारा उस PL में वो 1 लाख को एड बैक कर देंगे। मतलब सोचो 10,000 नहीं काटने का सजा क्या होगा कि मेरा इनकम 1 लाख से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मान लो मेरे ऊपर अगर स्लैब रेट के हिसाब से हम 20% वाला क्राइटेरिया में पड़ गया, तो बेटा जी 1 लाख का 20% यानी 20,000 गवर्नमेंट में से टैक्स वसूल करो। कहाँ 10,000 टैक्स काटते पूरा 1 लाख का प्रॉफिट कम हो जाता, और कहाँ नहीं काटे, बिना काटे पे कर दिए, तो गवर्नमेंट बोलता है भैया पूरा इनकम में तुम्हारा एक्सपेंडिचर को दोबारा ऐड बैक करो, उसको हम एज एन एक्सपेंस क्लेम ही नहीं करने देंगे। और अब उसके ऊपर अगर तुम्हारा 30% टैक्स रेट आता है तो 30% के साथ में टैक्स, मतलब 30,000, तो कहा 10,000 के चक्कर में मेरे को और एक्स्ट्रा 20,000 का फटका लगेगा। इसीलिए इंडिया के बाहर बिना TDS काटे पेमेंट कभी नहीं करना, ठीक बात। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट बोल रहा है अगर तुम कोई इंटरेस्ट ऑन लोन बाहर चुका रहे हो, देखो पहला बात ये मन से मिथ निकाल दो कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर फॉरेन में चुका रहे हो तो इंडिया में छूट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ये नहीं बोला, गवर्नमेंट ये बोला बिना TDS काटे पेमेंट कर दिए तो कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। आज से हम बिना TDS काटे पेमेंट कर दिए, लेकिन उस जिसको पेमेंट किया उसका इंडिया में एक आदमी है जो इंडिया में उसका पूरा काम संभालता है, तब गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, तब तो हम उसको पकड़ ही लेंगे ना, ठीक बात। लेकिन मान लो उसका इंडिया में कोई आदमी नहीं है, इंडिया में उसका कोई ऑफिस नहीं है, उसका कोई मैनेजर नहीं है, कुछ नहीं है, तब भैया अगर तुम बिना TDS काटे पेमेंट किए हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे छूट नहीं देगी। हाँ ठीक है, अगर आप TDS काट के दियो ले लो छूट, अगर आप TDS बिना काटे भी दियो लेकिन उसका इंडिया में आदमी है कोई जो उसका पूरा इनकम टैक्स इंडिया में देखता है, तब गवर्नमेंट बोलता है हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो उसको पकड़ ही लेंगे टैक्स लेने के लिए। गवर्नमेंट का असली मंशा क्या है कि इंडिया के बाहर बिना टैक्स के पेमेंट नहीं होना चाहिए, वो आदमी इंडिया में टैक्स दे कम से कम, वरना ऐसा तो बहुत सारा फॉरेनर होगा जो इंडिया में कोई ना कोई काम करके दिया, पैसा वहीं बैठे बैठे ले लिया और दोबारा कभी इंडिया की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, इंडिया में तो कोई टैक्स भी नहीं देगा वो। अब गवर्नमेंट ऐसे एक एक फॉरेनर को पकड़ के इंडिया थोड़ी बुलाएगा टैक्स देने के लिए, कुछ ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट बोलता है भैया हमको सेफ रखो, यही टैक्स काट लो, या फिर उसका कोई इंडिया में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो उसके बिहाफ में पूरा काम देखता है, तब ठीक। बात क्लियर। इंटरेस्ट ऑन लोन का सम बनाए हो, अब ब्लॉक करवाएंगे। चलो ठीक है, हम लोग करते हैं फटाफट अभी।
मोटा मोटी यही इसी क्लास के साथ चैप्टर समझाना खत्म हो जाएगा। फिर इक्का दुक्का नया टाइप का केस है वो सब में ही आएगा। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 47 जो है ना, उसमें अलग अलग सिनारियों में कौन सा खर्चा का छूट मिलेगा और कौन सा खर्चा का छूट नहीं मिलेगा, ये वाला सम्स आप देखोगे एक बार। हम आपको करवा रहे हैं फिलहाल 48 क्योंकि उसमें पूरा कैलकुलेशन है। बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड फॉर असेसमेंट ईयर 18, 19 से लेकर 23, 24 तक। हर साल कितना इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट क्लेम कर पाओगे हाउस प्रॉपर्टी के लोन के अगेंस्ट में, कैलकुलेट करके बताओ। चलो ठीक है, लोन कब लिया? 1/1/2014 को। कितना रुपया लोन लिया? 5 लाख। कितना परसेंट इंटरेस्ट पे? 12%। कंस्ट्रक्शन कमेंस कब हुआ? सर एक सेकेंड, क्या हुआ? देखो हमें क्या बोल रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए ये सब जरूरी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईयर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मेरे स्क्रीन पे जो सम था उसी को पकड़ के चलो। आपको बोल रहा है 18-19 से लेकर 23-24 तक कितना इनकम टैक्स, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिलेगा वो कैलकुलेट करके बताओ। लोन कब लिया है? 1/1/2014 को। घर बनना कब चालू हुआ? 1 अगस्त 2014। तो प्री पीरियड कब से चालू होगा? पहले बांट लो आराम से, प्री पीरियड कब से कब तक? प्री पीरियड चालू होगा विचएवर लेटर डेट से ना, लोन लिए या घर बन के रेडी, घर बनना स्टार्ट हुआ, विचएवर इज लेटर। तो यहाँ पे लोन कब लिए? 1/1 को, 1 जनवरी को। घर बनना चालू हुआ 1 अगस्त को, तो हम 1 अगस्त से हमको गवर्नमेंट छूट दे। अब 1 अगस्त से जो हम ब्याज चुका रहे हैं उसका छूट मिल सकता है। तो ये 1 अगस्त 2014 से सम चालू होगा प्री पीरियड। अच्छा, घर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 31/3/2019। तो जिस दिन घर बन के रेडी हुआ उसके पहले वाला मार्च तक को प्री पीरियड मानते हैं। 31/3/2018 तक। वेरी गुड, 31/3/2018 तक। लेकिन यही अगर 31/3/2019 की जगह यहाँ पे लिखा होता 30 अप्रैल 2019, तब तो फिर 31/3/19 चल के लेते। ठीक पहले वाला मार्च, आपको कुछ और याद नहीं करना, जिस दिन घर बन के रेडी उसके ठीक पहले वाला मार्च। तो सर मेरा प्री पीरियड 14 से लेके 18 तक है, ठीक बात? सर आप पहली बार लोन का थोड़ा किस्त चुकाए 1 अप्रैल 2015 को। बेटा आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पहले आराम से, ठीक है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन का बेसिक लॉजिक क्या बोलता है हमेशा? जब जितना रुपया मेरे हाथ में है उतना पे ब्याज देना पड़ेगा, इससे ज्यादा और कोई बात दिमाग में नहीं रखनी, ठीक है ना? तो मेरा लोन पीरियड चालू हुआ 1 अगस्त 2014 से। तो पहला ईयर क्या होगा? 1 अगस्त 2014 से 31/3/15, ठीक है? पहला साल तो यही है। करो कैलकुलेट, कितना इंटरेस्ट होगा? 5 लाख का 12% 60,000 होता है। कितना महीना के लिए लोन रहा है? अगस्त से चालू हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना। तो 5 लाख का 12% 60,000 इंटू 8/12, तो 40,000 पहला ईयर का ब्याज है। ये रहा 14-15 का ब्याज 5 लाख पे 8 महीने के लिए 12% के हिसाब से 40,000, ठीक है? फिर अगला ईयर क्या आएगा? 15-16, 16-17 प्री पीरियड लिख रहे हम खाली एक बार, 17-18 बस यहीं पे खत्म, क्योंकि हमको तो 1 अप्रैल तो 31/3/2018 तक ही लेना है। तो यही मेरा प्री पीरियड होगा। तो अब देखो अगले साल, सर 1 अप्रैल को ही आप 1 लाख चुका भी दिए, अब आपके पास कितना रुपया बचा 15-16 में? 4 लाख। वेरी गुड। तो 4 लाख पे 12% पूरे साल के लिए 48,000। तो 48,000 मेरा 15-16 का ब्याज आ रहा है। 16-17 में आप कुछ नहीं चुकाए, अब सीधा बदला 2018 में कुछ किस्त चुकाए वापस। तो आपका 16-17 में 4 लाख रुपए रहा, फिर वही 48,000 आपका 17-18 में भी, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 को चुकाए, मतलब 18-19 में चुकाए।
हाँ, तो आपका 17-18 को भी 48,000 ब्याज हुआ। तो ये था मेरा प्री पीरियड का टोटल ब्याज। कितना कितना चुका है? 48, 48, 48 और 40। कितना हुआ? 48 इंटू 3 प्लस 40, 1,84,000। 1,84,000 हम टोटल प्री पीरियड में ब्याज चुकाए। ये बात क्लियर है? हाँ, हमको अगर यहाँ बोल देता बेटा 16-17 में भी थोड़ा लोन चुका दिया तो निकालते जितना ब्याज बचा उसके लिए, ठीक है ना? हाँ, तो ये डेट और ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कितना लोन चुका दिया तो उस साल कितना इंटरेस्ट बनता है। अगर बीच 16-17 के बीच में जाके इंटरेस्ट लोन चुकाया होता थोड़ा सा, क्या हाँ। दिक्कत था? सर जितना दिन जितना रुपया रखा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता। मान लो ये क्वेश्चन बोला होता कि 16-17 में आप 1 सितंबर 2017 को 16 को 50,000 और चुका दिए होते, तो क्या होता? 16-17 का ब्याज का कैलकुलेशन? सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना पूरा 4 लाख रहता, हाँ, तो 4 लाख पे निकालते हम 12% 5 महीना के लिए, हाँ, और बच गया कितना? मान लो 50,000 चुका है तो और बच गया 3.5 लाख। अब 3.5 लाख पे रिमेनिंग 7 महीने का ब्याज। बात समझ में आया? जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखियो, जितना दिन जितना रुपया, ठीक है? हाँ, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा नहीं, डोंट करो। तो यहाँ पे 1,84,000 चुका रहे हो। हाँ, अब घर बन अब पोस्ट पीरियड क्या चालू हो जाएगा? सर 18-19। अब आगे जितना चलता जाएगा पोस्ट पीरियड, ठीक है? हाँ, तो देखो 1,84,000 को डिवाइड बाय 5 कर लो पहले, कितना आएगा? प्री पीरियड का लोन को डिवाइड बाय 5 कर लो, 36,800। 36,800। इतना रुपया आप हर साल अगले जब से घर बन के रेडी हो गया वहां से नेक्स्ट 5 ईयर में, नेक्स्ट 5 ईयर क्या हुआ? 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23। ये तो है नेक्स्ट 5 साल। हाँ, नेक्स्ट 5 साल में हर साल प्री पीरियड के नाम पे आप 36,800 का छूट क्लेम कर लो, ठीक है? हाँ, तो हर साल 36,800 ऐसे करके 5 साल तक क्लेम कर लो, प्लस उस साल जितना ब्याज चुकाए उस साल के लिए वो भी छूट मिलेगा। पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट तो छूट मिलेगा ही। हाँ, हाँ, रूल यही है बस। घर बनने के पहले का ब्याज घर बनने के बाद नेक्स्ट 5 साल में क्लेम कर लो, और फिर जिस साल जितना ब्याज चुका रहे हो वो भी क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हर साल कितना चुकाओगी? सर हम 2018 में जाके 1 लाख और चुका दिए, तो अब 18-19 में हम कितना ब्याज चुकाए होंगे? 3 लाख पे। हाँ, तो 18-19 में 3 लाख पे 36,000 का छूट और मिलेगा, है ना? हाँ, फिर हम नेक्स्ट लोन कब चुकाए वापस? सर फिर 21 में चुकाए, तो मतलब 1-4-21, 21-22 में चुकाए, ठीक बात? हाँ, तो 21-22 में चुकाया मतलब मेरे को 19-20 में फिर 36 का छूट मिलेगा, 20-21 में फिर 36 का छूट मिलेगा। हाँ, 21-22 में फिर हम कितना लोन चुका दिए? 1 लाख और चुका दिए, तो अब 2 लाख लोन बचा, तो 2 लाख पे मिलेगा 24,000 का छूट, ठीक है? और फिर 22-23 में हम क्या किए? सर आप 22-23 में जुलाई को चुकाए, तो 22-23 का कितना ब्याज होगा? निकालो पहले। अप्रैल मई जून 3 महीने तो पूरा 2 लाख का ब्याज। हाँ, 2 लाख पे 12% 24,000 इंटू 3/12, 6,000। तो ये 6,000 और प्लस अब जुलाई के बाद से कितना लोन बचा? 1 लाख खाली, क्योंकि 1 लाख तो चुका दिए। तो लास्ट 1 लाख पे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीना का ब्याज। 1 लाख पे 12% इंटू 9/12, 9,000। 9,000। यहाँ पे 15,000 का छूट और मिलेगा इस साल, ठीक है? हाँ, यहाँ पे आपको 15,000 का छूट मिलेगा। अब हर साल कितना कितना लोगे? 18-19। आपको क्या क्वेश्चन पूछा था? आपको क्वेश्चन पूछा था 18-19 से लेके 23-24 तक हर साल
कितना ब्याज का छूट लोगे वो कैलकुलेट करके बताओ। तो देखो 18-19 में लोगे 36,800 प्लस 36,000, तो 72,800 का छूट लोगे। 19-20 में भी 36,800 और 36,000 प्री पोस्ट मिला के छूट क्लेम करोगे ना बेटा, 72,800 फिर ले लोगे। 21-22 में भी 36,800 प्लस 36,000 72,800। 21-22 में क्या करोगे, 36,800 प्लस 24,000, 36,000 40 60,800। और लास्ट ईयर में 36,800 प्लस 15,000 51,800। अब अगर आपको कोई पूछता है 23-24 में कितना छूट लोगे, सर 23-24 में प्री का कुछ नहीं होगा, प्री का 5 इंस्टॉलमेंट में बात खत्म हो गया, ले लिए पूरा 1,84,000 का छूट। देखो गवर्नमेंट तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं रोका प्री का, बोला पूरा ब्याज का छूट देंगे लेकिन एक बार में नहीं देंगे बस, ठीक है। हाँ तो सर यहाँ पे प्री का कुछ नहीं है, हाँ खाली पोस्ट का कितना ब्याज चुकाओगे, 1 लाख पे 12% 12,000। अगर लोन रिपेमेंट नहीं हुआ है तो वो 12,000 का छूट क्लेम कर लेना उस साल। प्री कुछ नहीं है, पोस्ट है। फिर नेक्स्ट 24-25 अगर कोई पूछता सेम बात, प्री का कुछ नहीं है, अगर लोन रिपेमेंट नहीं हुआ है तो फिर 12,000 का छूट। जब तक पोस्ट का ब्याज चुकाते रहोगे उसका पूरा छूट लेते रहे, यही कहानी, ठीक है। हाँ सर। तो देखो एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे शो किया, आराम से पहले वो प्री पीरियड कितना है वो लिख लिया, 14-15 में 8 महीना, 15-16, 16-17, 17-18 सब में 12-12 महीना, 4-4 लाख टोटल निकालिए। 1,84,000 जो अपने निकाले उसको डिवाइडेड बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो आ गया 36,800 जो अपने भी निकाले। जिस ईयर घर बन के रेडी उसके नेक्स्ट ईयर उसी ईयर से क्लेम चालू। तो देखो प्रीवियस ईयर देखना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल में छूट मिलेगा। 36,800 तो हर साल जो अपने भी लिखे, प्लस बाकी तो अपने जो लिखे पोस्ट पीरियड का 36,000, 36,000, 36,000, 24,000, 15,000, कुल मिला के हर साल कितना छूट लेंगे उनको। अब बढ़िया बात बताएं, अगर ये इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे लंबा सम देगा ना तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन होम लोन का कैलकुलेशन देगा, फिर आपको जीएवी टीएवी कुछ कैलकुलेट नहीं कराएगा, वो आपको डायरेक्ट दे देगा। बाकी सब फिगर डायरेक्ट होगा, इसका वर्किंग निकालो, पुट करो, बढ़वाओ। और अगर आपको जीएवी वगैरह में माथा पच्ची देगा ना तो फिर इंटरेस्ट कितना चुकाए हो फिगर निकाल के बता दो। दोनों कैलकुलेशन एक साथ एक सम में नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा जीएवी में ही माथा लगाओ, अनरियलाइज वैकेंसी हेन तेन सब करते करते और फिर ये इंटरेस्ट ऑन लोन में भी इतना माथा लगा, ये नहीं होता। एग्जाम में कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन का अलग से सम्स आ जाता है छोटा सा, कि खाली इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करके बताओ, तो भी ठीक है, खाली इंटरेस्ट का सम आएगा। और या फिर आपको बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन इतना है, अब हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल के बताओ, तो वहाँ जीएवी में ड्रामा देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का फिगर दे दिया आपको। क्लियर है बात? हाँ सर। एक सम और करके फटाक से फिर सेल्फ ऑक्युपाइड का बात कर लेते हैं। ये वाला सम का सॉल्यूशन नहीं है, खाली आंसर है, चलो अपने करते हैं। और इसमें खाली लोग 1 ईयर का पूछे, बताओ खाली इस असेसमेंट ईयर में कितना छूट मिलेगा प्री पोस्ट मिला के। चलो कैलकुलेशन तो पूरा ही करना पड़ेगा सर। देखो होम लोन कर लिया, बोरो कर किया पैसा 1/1/2017 को 5 लाख का लोन लिया, 10% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, टू बी रिपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। उसको चुकाएगा कैसे? 1/4/2022 से चुकाना चालू करेगा 2 इंस्टॉलमेंट में। एक इंस्टॉलमेंट चुकाएगा 1/4/2022 को और एक इंस्टॉलमेंट चुकाएगा 1/4/2026 को, मतलब 2.5 लाख करके चुकाएगा। 5 लाख का 2 इंस्टॉलमेंट और क्या होगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 1763। तो प्री पीरियड क्या ले? बोलो। खत्म तो 31 मार्च 2020 को होगा। हाँ, और चालू जिस दिन लोन लिया, अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो वो नहीं बताया, क्या मानेंगे? जिस दिन लोन लिया उस दिन करना चालू हो गया,
हाँ 1/1/2017 से लेके 31/3 फर्स्ट मार्च 2020। 2020। वेरी गुड। तो यानी हमको लेना है 17-18 में तो 3 महीने का इंटरेस्ट, सॉरी 16-17 में, 16-17 में 3 महीने का इंटरेस्ट, 17-18 में पूरे साल का, 18-19 में पूरे साल का, 19-20 में पूरे साल का। बस यही मेरा प्री पीरियड है ना? हाँ चलो ठीक है, फटाक से निकालो प्री पीरियड का ब्याज। असीला 2022 में लोन चुकाया बेटा, पहला इंस्टॉलमेंट, जिसका मतलब प्री पीरियड में कोई मिड रिपेमेंट नहीं है। हाँ तो प्री पीरियड का ब्याज एक बार निकालना, 1 साल का खाली निकालना, बाकी साल का अपनी आप आ जाएगा। तो खाली 16-17 में संभालो, क्योंकि वहाँ 3 महीने का निकालना। 5 लाख का 10% 50,000, 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 12,500। यहाँ 12,500 आया, बाकी सब में तो 50,000 का 10% यानी 50,000, 50,000, 50,000 और 50,000। कोई दिक्कत नहीं। टोटल ब्याज कितना चुका है प्री पीरियड में? 50-50 ब्याज करके 1.5 लाख और 12,500, 1,62,500। हाँ इसको डिवाइड बाई 5 मार लो। हम 62,500 डिवाइड बाई 5, 32,500 आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिल जाएगा प्री पीरियड का, हर साल नेक्स्ट 5 ईयर तक। नेक्स्ट 5 ईयर मतलब कहाँ तक? 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24, 24-25 तक मिल जाएगा। ठीक है? हाँ आपका ईयर फॉल कर रहा है इसमें, हाँ 23-24 मेरा ईयर है, वो फॉल कर रहा है, मतलब हमको प्री पीरियड का छूट मिलेगा तो हाँ मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना बेटा, ये लोग बदमाशी करता है, क्वेश्चन चालू ही करता मान लो 17-18 से, है ना? तो आपका पीरियड, तो आपके पीरियड के पहले प्री पीरियड का इंटरेस्ट का क्लेम खत्म हो चुका, तो आप बताते हैं इस पीरियड में कुछ भी प्री पीरियड का नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका टाइम जा चुका। 5 साल में लेना है ना बेटा। तो अगर आपका मान लो ये 5 साल, अगर मान लो ये प्री पोस्ट पीरियड चालू होता 18-19 से, तो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 खत्म बात। हाँ तो आपका तो क्लेम हो ही चुका था। 23-24 में किस बात का? तो ये बात जानो, ठीक है? हाँ एक गलती हुआ मेरा लिखने में, ये 23-24 असेसमेंट ईयर बोला, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 कई बार। खैर ठीक है, मेरा तो 22-23 में भी क्लेम आ ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को कितना छूट मिलेगा प्री पीरियड का? 32,500। अब पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। पोस्ट पीरियड एक 4/2022 को लोन चुका दिया आधा, 2.5 लाख, तो बचा हुआ 2.5 लाख पे इंटरेस्ट होगा। हाँ लेकिन सब में ट्विस्ट बोल रहा है, यहाँ पे बैंक ड्यू टू लिक्विडिटी प्रॉब्लम ही बोरोड 3.5 लाख at the rate of 8% from his friend on HR 2022 and paid first installment of previous loan. वो 2.5 लाख चुकाया बैंक को, हाँ अब दोस्त से लोन लेना पड़ गया उसको 3.5 लाख का। क्यों? क्योंकि वो लोन चुकाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था, और अपने ऊपर पड़े लोन चुकाने के लिए दोबारा लोन ले तो उसका भी इंटरेस्ट का छूट मिलता है। हाँ तो वो 2.5 लाख का अब 8%। देखो लोन कितना लिया दोस्त से, 3,50,000। क्या उस पूरा को वो होम लोन चुकाने में काम लगाया है? 2,50,000 और चुकाना है। हाँ 2,50,000 ये लोन चुका है। अभी पहला इंस्टॉलमेंट जो चुका रहा है कितने का चुका रहा है? 2.5 लाख 2.5 लाख। लोन लिया फ्रेंड से 3.5 लाख। हाँ भैया जी उसको 2.5 लाख का इंटरेस्ट का छूट दोबारा मिल सकता है। बाकी 1 लाख तो हो सकता है पर्सनल काम के लिए लोन लिया, हाँ बैंक गवर्नमेंट उसको उसका छूट क्यों दे? यहाँ तो सिर्फ घर के पर्पस के लिए लोन का छूट होता है। हाँ तो सर उसको 2.5 लाख का 8%, मतलब 21-22 में वो कितना लोन चुकाया? 22-23 में। अब वो 2.5 लाख का 8%,
और जो एक इंस्टॉलमेंट बचा हुआ 2.5 लाख उसका 10%। SBI को 2.5 लाख का ब्याज चुकाएगा वो, हाँ हाँ, और 2.5 लाख का ब्याज वो फ्रेंड को चुका रहा है 8% करके। उस पीरियड में कितना ब्याज चुका रहे हो? बात समझे मेरा? हाँ समझ। वो फ्रेंड से 2.5 लाख लोन लेके बैंक को दे दिया, अब वो फ्रेंड को 2.5 लाख पे 8% ब्याज देगा, प्लस जो बैंक को 2.5 लाख पे एक और देना बाकी है सेकेंड इंस्टॉलमेंट, उसका ब्याज तो बैंक को ही देगा ना। हाँ तो 2.5 लाख का 10% यानी 25,000, और बचा हुआ 2.5 लाख का 8% 20,000। 20,000। यहाँ पे कितना हुआ? 45,000, और प्लस ये 32,500 का छूट तो मिलेगा ही, है ना? प्री पीरियड का छूट तो मिलेगा ही, पोस्ट का छूट मिलेगा 45,000 उस साल का, और प्री का 32,500। तो देखो 77,500 इज योर आंसर। समझ में आया? हाँ थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि डेटा संभालना पड़ेगा। खाली इंटरेस्ट और होम लोन का सम आता भी कम ही है, बट आपको जानना जरूरी था। इसमें क्या आंसर दिया? हाँ, ये हिंट में 77,500 आंसर दिया। ये वाला अनसॉल्व था, अनसॉल्व या कुछ टेस्ट योरसेल्फ था, ठीक है ना? तो टेस्ट योरसेल्फ था ये वाला, तो इसमें आपको आंसर दिया था, इसलिए हम आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ ये 2 इलस्ट्रेशन को एक बार 2 बार और देख लेना, ठीक है? ये पहला 30 मिनट का वीडियो एक बार दोबारा ढंग से सुन लेना, एक बार नॉर्मल स्पीड में और एक बार 2x करना, ताकि दिमाग में बैठ जाए कि बात कैसे सोचना है। इनसे ज्यादा टफ इलस्ट्रेशन का कोई स्कोप नहीं है, हम फिर बता देते हैं। ये दोनों अल्टीमेट इलस्ट्रेशन, हम जान बुझ के आपको ये तो कराए कि दोनों अल्टीमेट है, ठीक है? हाँ ये वाला सम आप देखना, करना नहीं समझ में आएगा हमको बोलना। नेक्स्ट वाला 2 घर है, दोनों लेट आउट है, ठीक है? हाँ आखिरी बात आज के लिए पढ़ने लायक वो है सर, सेल्फ ऑक्युपाइड घर का होम लोन का क्या हो? सर आप तो बोले घर कोई सा भी हो लोन लेके चुकाएंगे तो उसका इंटरेस्ट का छूट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। जितना डिडक्शन है, मेरा बात सुनो, जितना मेरे को बोलने दो, जितना फिगर आएगा उतना मिलेगा, हाँ उतना मिलेगा। पहले मेरा बात को आराम से सिंक्रोनाइज करो। पहला बात क्या बोले सर, घर लेट आउट है सेल्फ ऑक्युपाइड, ये प्री पोस्ट कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। मतलब सर जैसे अभी सीखे वैसे ही कैलकुलेट करना, चाहे सेल्फ ऑक्युपाइड करो। सर जितना इंटरेस्ट ऑन लोन प्री पोस्ट जोड़ के आएगा पूरा छूट मिलेगा, हाँ पूरा मिलेगा, मन में ये बात बसाओ पहले। लेकिन गवर्नमेंट ये बोला पूरा मिलेगा, मतलब उसका एक रेस्ट्रिक्शन लगाया फिलहाल, ठीक है? क्या रेस्ट्रिक्शन है? एक रेस्ट्रिक्शन तो है फिगर 30,000 है क्या? 2 लाख है, हाँ लिखा है फिगर। ये देखो मैं कहता 30,000 और 2 लाख। सर कब 30,000 मैक्सिमम? अच्छा ये मैक्सिमम है, मतलब अगर तुम्हारा प्री पोस्ट जोड़ के अगर 18,000 आ रहा है तो 30,000 का छूट मत ले लेना। अगर तुम्हारा प्री इंटरेस्ट और पोस्ट इंटरेस्ट जोड़ के 18,000 का फिगर आ रहा है बेटा, तो 18,000 ही क्लेम करना। ऐसा नहीं है कि ये तुम ये बोल रहे हैं मैक्सिमम इतना छूट मिल सकता है, मैक्सिमम, ठीक है? तो सर कितना मैक्सिमम मिलेगा? 2 लाख या 30,000? 30,000 कब? तो 30,000 कब का कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन 2 लाख का कि 2 लाख मैक्सिमम कब छूट मिल सकता है। क्या बोला? अगर घर 1,499 के लोन टेकन आफ्टर 1,499। सर आज की डेट में 1,499 का लोन बचा भी नहीं होगा किसी को, ये हाइपोथेटिकली पॉसिबल नहीं।
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, सॉरी हाइपोथेटिकली तो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। सर 99 में अगर कोई लोन लिया होगा ना, अच्छा 99 के पहले, तब तक वो लोन चुका के खत्म कर चुका होगा, हाँ तो उसका बात करने का कोई फायदा बचेगा नहीं। पर ठीक है, थ्योरेटिकली तो एग्जाम में दे ही सकते हैं क्या लोन लिया और 30 साल का लोन है। कुछ कुछ बैंक देता भी है बेटा 30 साल का, मैक्सिमम बैंक 20 से 25 साल का होम लोन देता है। ठीक है, बात क्लियर है ये ब्रेन में? हाँ सर। तो अगर 20 साल का भी होम लोन देता है तो सर ये लोन पीरियड जा चुका, क्योंकि तब 2019 में लोन रिपेमेंट हो चुका होगा, तब उसका कोई इंटरेस्ट चुका नहीं रहे तो उसके छूट का कोई बात करना नहीं है। 25 साल का होगा तो तब सर अभी आप आपका ईयर फॉल कर रहे है ना, 2024 तक चुका रहा होगा। कुछ कुछ बैंक है जो 30 साल का भी होम लोन देते हैं, खैर आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपको क्वेश्चन बता रहे हैं लोन टेकन कब होना चाहिए, आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1/4/99। लोन क्या काम में लगाए हो, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सर वो तो नॉर्मल कंडीशन, उसमें अलग क्या है। अब आते हैं मेन कंडीशन। सर घर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड। जिस साल लोन लिए थे उस साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। मान लो हम लोन लिए 1 जुलाई 2018 को, फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा, 31/3/19। वहां से नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जिस दिन लोन लिए उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 5 साल के अंदर घर बन के रेडी हो जाना चाहिए। क्या क्या कंडीशन है, लोन 1/4/99 के बाद लिए, लोन घर बनाने या घर खरीदने के लिए लिए, और लोन का घर बनना कितना टाइम में कंप्लीट हो गया, लोन लिया उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 ईयर के अंदर। ठीक है, मेन क्राइटेरिया यही है। ये अगर मीट हो रहा है तो आपको मैक्सिमम सेल्फ ऑक्युपाइड घर में इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट कितना मिलेगा, 2 लाख। सर प्री पोस्ट मिला के अगर 2,20,000 आ रहा है तो 2 लाख, प्री पोस्ट मिला के 1,80,000 आ रहा है तो 1,80,000। ये मैक्सिमम है लोगों। और अगर सर इनमें से एक भी कंडीशन बीट हुआ तो मैक्सिमम 30 है। समझ में आया बात? हाँ। कोई डाउट इसमें? नहीं। अच्छा अगर मेरा 2 घर है, दोनों को हम सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा रहे हैं तो दिखा सकता है? हाँ दिखा सकते हैं सर। तो दोनों मिला के 2 लाख या 30,000, या इंडिविजुअली एक घर का 2 लाख फिर एक घर का 2 लाख, या इंडिविजुअली एक घर का 2 लाख एक घर का 30,000, क्या बोलना है? अंदाजा लगाओ। ये अंदाजा लगाने की चीज है क्योंकि रूल आपको नहीं पता। क्या लगता है आपको? मेरा एक घर है, 2 घर में हम सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा रखे हैं, ठीक है? मेरा एक घर का हम ब्याज चुका रहा है 1,70,000 प्री पोस्ट मिला के, और दूसरे घर का हम ब्याज चुका रहे हैं 50,000 प्री पोस्ट मिला के। तो हमको 2,20,000 का छूट मिल जाएगा दोनों घर, 2 घर मिला के, या टोटल मिला के मैक्सिमम 2 लाख मिल पाएगा। मान लो हम कंडीशन को मीट कर रहे हैं पहला बार। बोलिए आपको क्या लगता है? दोनों घर का अलग अलग मिल रहा है? नहीं नहीं, अलग अलग। टोटल मिला के सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख या मैक्सिमम 30,000। तो अगर मेरा 2 घर सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाया हुआ है तो यहाँ पे 1,70 और 50,000 मिला के तो 2,20 आता है, 2 लाख पे मिला। बट गवर्नमेंट बोलता है बस 2 लाख की छूट ले लो, बाकी 20,000 दो। ठीक बात? ऐसा क्यों किया? मतलब 2 लाख आपको टोटल सेल्फ ऑक्युपाइड में 2 लाख का छूट है, यहाँ पर सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं बोला क्वेश्चन। यहाँ देखो क्वेश्चन, नहीं वो नहीं पूछा, बोलो। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड पे ऐसा 2 लाख पे मिलेगा? बेटा जी गवर्नमेंट बोल रहे हैं सेल्फ ऑक्युपाइड में तुम्हारा इनकम तो तुम 0 दिखाओगे। तो अब तो तुम बोलोगे हम होम लोन ब्याज ही चुका रहे हैं 5 लाख रुपया, तो पूरा 5 लाख का छूट अगर क्लेम करने चले गए तो हमेशा तुम्हारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बहुत हाई आ जाएगा।
और फिर दूसरे हेड से तुम सेट ऑफ करते फिरोगे। अच्छा। मान लो मेरा एक ही घर है, हम एक ही को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा रखे, होम लोन लिया है 50 लाख रुपया, हाँ 50 लाख का साल का 2 लाख का मान लो इंटरेस्ट चुका रहे। मान लो एक बार होम लोन लिया है 2 करोड़ रुपया, बड़ा वाला घर बना रहे तो 2 करोड़ भी लग सकता है, तो 2 करोड़ का ब्याज तो बहुत ज्यादा ही आएगा 2 लाख से। हाँ तो सर जी आप 2 करोड़ का इतना ब्याज चुका रहे हैं, लेट से आप ब्याज चुका रहे हैं साल का 6 लाख रुपये। तो एक बात सोचो, गवर्नमेंट वाले का पूरा 6 लाख माइनस कर लो अगर नॉर्मल नियम पे, तब तो बेटा जी आपका बाकी तो सब कुछ नील है, एनईवी तक नील। तो आपका 6 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन नेगेटिव फिगर खड़ा हो जाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6 लाख। हाँ तो फिर तो आप कोई और इनकम से इनकम कमाओगे तो बेटा वहाँ टैक्स दोगे ही नहीं हर साल। अब आप ये 6 लाख ब्याज हर साल चुका रहे हो, मान लो अगले 20 साल तक का होम लोन लिया आप, हाँ हर साल इतना ब्याज चुकाओगे, तब तो आप कहीं भी कोई और मान लो आप सैलरी इनकम कमाते हो 5 लाख रुपया, हाँ या मान लो 8 लाख रुपया, हाँ तो 8 लाख का 5 लाख तो एडजस्ट हो जाएगा, बचा 3 लाख रुपये, वैसे भी टैक्स नहीं दोगे। मतलब मान लो मेरा 8 लाख 9 लाख का जॉब है, 10 लाख का जॉब है, तो 10 लाख का अगर जॉब है 6 लाख हम ब्याज में निकाल देते हैं, तो बचा कितना इनकम? मेरा लॉस एडजस्ट हो गया 10 लाख से 6 लाख, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से पीजीबीपी से एडजस्ट हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी से भी एडजस्ट हो सकता है। तो फिर तो हम लंबा एडजस्टमेंट क्लेम करेंगे, गवर्नमेंट बोलेगा भाई ये तो गलत बात हो, तुम तो कभी टैक्स नहीं दोगे। तो गवर्नमेंट बोला नहीं, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे तो हर हाल में उसमें लॉस ही आएगा, हाँ तो उतना लॉस खाने में नहीं देंगे, लिमिट लगा। बात क्लियर? हाँ मोटा मोटी चैप्टर पढ़ाना खत्म। यहाँ पे और कोई काम का बात बचा है? अच्छा ये बात बता रही है जो 23(2)(a) क्या था? ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला घर वाला जो क्लेम है ना, हाँ ये किनको मिलेगा क्लेम करने? इंडिविजुअली एचयूएफ को खाली, कंपनी नहीं दिखा सकता सेल्फ ऑक्यूपाइड, फर्म नहीं दिखा सकता सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है? हाँ वो लोग या तो लेट आउट, वो लोग घर तो ले ही सकता है, कंपनी का फ्लैट नहीं खरीद सकता, खरीद सकता, लेकिन वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कभी नहीं दिखा पाएगा। अरे फिर कंपनी कैसे रह सकता है कहीं? बोलेगा हम ऑफिस बना लिए, तो वहाँ पे कंपनी रह रहा है एक तरीके से, तो बेटा ऑफिस बनाए यूज फॉर बिजनेस हो गया वो, तो इस चैप्टर में ऐसे भी टैक्सेबल नहीं। और बाकी कंपनी रेसिडेंशियल घर कैसे बनाएगा, कंपनी खुद कैसे रहेगा? तो बोलोगे कंपनी अपने एम्प्लॉय को रहने दे दिया, तो एम्प्लॉय तो रह रहा है, तो वो भी यूज फॉर बिजनेस ही हो गया, आपने पढ़े थे कि अपनी स्टाफ को अगर आप रहने दे रहे हो तो आप बिजनेस को इजी करने के लिए रहने दे रहे हो, तो वो भी यूज फॉर बिजनेस हो गया, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक बात? तो कंपनी कभी सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाई नहीं सकती, कंपनी फर्म ये दो, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ भी रह सकता और कोई रह नहीं सकता। It is not necessary that once house property treated self occupied, it shall be continually treated self occupied. ये फालतू वन बोला, हमको एवरी ईयर चेक करना पड़ेगा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड की लेट आउट है ना? ऐसा थोड़ी ना कि एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा दिया जिंदगी भर वही घर सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा। वैसे तो मतलब नहीं। मेरा 5 घर है, 5 घर, हाँ हम किन्हीं 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है? हाँ मेरा मन इस बार हम ये 2 घर को दिखाया, अगली बार कोई और 2 घर को दिखाया, मेरे को कोई ये नहीं बोल सकता कि तुमको हर साल सेम ही घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना, वो तुम्हारा चॉइस है। बात क्लियर? हाँ When owner occupies the house in some other capacity, when the SCC occupies his house but not in the capacity as a owner, सिर्फ ये कैसे हो सकता है? हम अपने ही घर में रह रहे लेकिन एज अ ओनर नहीं रह रहे, ये हो सकता है? पापा का मतलब फैमिली का नहीं 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 नहीं। हम क्या किया पता है? हम अपना घर चंद्रलेखा को भाड़ा पे दिया, हाँ और फिर वो हमको दोबारा रहने के लिए दे दी। हम एक एम्प्लॉई ऐसे सोचो, हम अपना घर कंपनी को भाड़े पे दिया, दे सकता है? हाँ दे सकते हैं। फिर वो कंपनी मेरे को ही रहने के लिए देती, तो हम कंपनी से भाड़ा भी कमा रहे हैं और उसी घर में रह भी।
हो सकता है ये? हाँ हो सकता है, करता भी है लोग। एम्प्लॉय बोलता है देखो हम कंपनी को भाड़ा देंगे, मेरा भाड़ा कर तो कमाई होगा, कंपनी का भाड़ा बच रहा है, कंपनी को बाहर कहीं भाड़ा देना पड़ता एम्प्लॉय को रखने के लिए। कंपनी का वहाँ पे भाड़ा, मान लो बाहर भाड़ा ज्यादा लगता है, यहाँ भाड़ा एम्प्लॉय कम में ले रहे और एम्प्लॉय अपना अर्निंग भी कर ले रहे, कंपनी भी खुश, एम्प्लॉय भी खुश। इस केस में क्या होगा? क्या वो हम उसको ये बोल सकता है ये घर मेरे लिए सेल्फ ऑक्युपाइड है एज एन एम्प्लॉय? मेरा ही फ्लैट है बेटा, हम कंपनी को भाड़ा पे दिया, कंपनी हमको रिटर्न भाड़ा पे दे दिया। क्या हम बोल सकते हैं हम अपने ही घर में रह रहे हैं? हाँ या ना? नहीं, अभी आप एज ओनर थोड़ी रह रहे हो वहाँ पे। अच्छा, अभी टेनेंट की तरह है। हाँ, तो हम कंपनी से जो भाड़ा कमा रहा है मेरा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। जो यहाँ पे क्या बोला, when SEC occupies his house but not in the capacity of owner, then benefit of this section cannot be claimed. जैसे एग्जाम्पल में भी दिया देखो, owner let out house to his employer and get back the property as rent free accommodation. In such a case, though the owner himself occupies the property, but as an employee or tenant, but not as an owner, तो यहाँ पे उसको प्रॉपर्टी ओनर के एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, लेट आउट माना जाएगा, नॉट सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है? इफ मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी यूज इन कंबाइंड फॉर्म, ये बड़ा काम का बात है। In an SEC as a house property which consists of 2 or more residential units, all such units are self-occupied. तो फिर एंटायर घर को ही नील मानेंगे। तब आप मत बोलना कि आपका मान लो 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो अगर ये पूरा ही घर में हम रह रहे हैं तो इसको 4 फ्लैट की तरह दिखता है ये, तो 4 घर मानेंगे क्योंकि ऊपर पड़े एक फ्लैट इक्वल टू एक घर। लेकिन गवर्नमेंट बोला अगर ये चारों को तुम एक साथ रहने में यूज ही कर रहे हो और चारों तुम्हारा ही फ्लैट है, इसको एक यूनिट के तरह ट्रीट करेंगे, इसको एक ही घर मानेंगे, 4 घर नहीं। वरना तो बेटा मेरे लिए 2 टैक्सेबल नहीं हो जाएगा। सोचो अगर 4 तल्ला का मेरा एक बिल्डिंग है, उसमें हम 4 फ्लैट बना दिया और चारों में हम रहते हैं, एक में हम रह रहे हैं, 2 में मेरा बेटा बेटी लोग जाके सो जाता है, एक आध खाली रहता है, लेकिन हम तो खुद ही रह रहे हैं ना पूरा बिल्डिंग में। तो फिर गवर्नमेंट बोला भैया इसको 4 घर मान के नहीं करेंगे, वरना तो SEC फंस जाएगा। 2 घर ही सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा पाएगा, बाकी 2 उसको पे लेट आउट दिखाना पड़ेगा, उसको 4 फ्लैट मान लेंगे तो। लेकिन अगर यही 4 घर में से 2 घर भाड़ा पे और 2 घर में खुद रह रहे हैं, तब फिर वो 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं मानेंगे, उनको भाड़ा मान लेंगे। फिर यहाँ 4 घर का ट्रीटमेंट आ जाएगा। कंडीशन ये है कि पूरा बिल्डिंग है और जिसके सारे फ्लैट्स में ओनर खुद ही रह रहे हैं, देन पूरा बिल्डिंग को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेंगे एक यूनिट की तरह। बात क्लियर है? तो ये था मेन कहानी, पढ़ाना खत्म। कैसे देखा जाए तो चैप्टर खत्म। तो सर चैप्टर खत्म तो अब बचा क्या बेटा? बचा 1-2 केस जहाँ पे आप ये पढ़ोगे कि मान लो अगर बेटा एक घर है जिसका हम आधा एरिया भाड़ा पे दे रहे, आधा एरिया में खुद रह रहे, पाटली वाला जो पार्ट है ना, पाटली वाला वो वाला पार्ट मेन बचे। वो एक्चुअली में नया नियम कुछ नहीं बढ़ाएंगे आपको, बस सब सॉल्व कैसे करते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। एक चीज ये भी पढ़ना पड़ेगा कि अगर मेरा 4 घर है तो किन 2 को लेट आउट माने और किन 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड माने। तो वो एग्जाम्पल और कुछ नहीं, मतलब रूल नया कुछ नहीं है। तरीका कैसे सॉल्व होता है खाली वो दिखाने वाला तरीका समझना पड़ेगा। मान लो जैसे एग्जांपल हम बता देते हैं आपको पहले ही, एरिया वाइज अगर हम घर को बांट के सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट बोलता है भैया टेंशन मत करो, तुम 2 घर ही मान लो इसको और 2 घर की तरह सॉल्व कर लो। अब अगर तुम बोलोगे GMV हमको दोनों घर का तो नहीं पता, एक ही घर है टोटल, तो ग्रॉस प्रिंसिपल तो बांट लो ना 2 एरिया वाइज में। अगर मान लो मेरा ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू 1,80,000 है और ये मेरा 2/3 और ये मेरा 1/3 है, तो ठीक है ना, 1,80 का 2/3 मान लो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, 1,80 का 1/3 मान लो लेट आउट के लिए। मतलब अगर एरिया वाइज घर को बांटे हो
ठीक है ना, जैसे आप पीजी का बात कर रहे थे, हाँ हाँ एरिया वाइज अगर घर को बांटे हो तो पूरे घर को जिस घर में रह रहे हो उसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो, और जिस घर को भाड़ा लगा रखे उसको पार्ट को एक अलग फ्लैट या अलग घर मान के लेट आउट की तरफ करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम वाइज में क्या करना है वो समझ सुनने लायक बात है। अगर हम एक घर है जिसको 6 महीना हम रहा 6 महीने किराए पे दिया, या 8 महीना हम रहा 4 महीने किराए पे दिया, या 4 महीना हम रहा 8 महीने किराए पे दिया, मतलब कुछ पार्ट ऑफ द ईयर में हम रहा और कुछ पार्ट ऑफ द ईयर में घर भाड़ा पे थी, अब क्या करें, क्या लगता है? बोलो बोलो। जीएमवी को टाइम भी अगर डिवाइड कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं, जीएमबी टाइम बिली कभी डिवाइड नहीं हुआ, पूरा घर को लेट आउट की तरह सॉल्व करो, 12 महीना लेट आउट की तरह सॉल्व करो, ठीक है। हाँ तो यही सीखने का था कि अगर एरिया वाइज बांटे तो एक पार्ट को सेल्फ ऑक्युपाइड एक पार्ट को लेट आउट की तरह सॉल्व करेंगे। हाँ अगर आपका घर क्या बोलते हैं मतलब टाइम वाइज बटा हुआ है तो फिर पूरा घर को लेट आउट की तरह सॉल्व करेंगे, जितना टाइम तुम खुद रहे मान लेंगे वो वैकेंसी रहा। हाँ अच्छा नहीं, वैकेंसी नहीं मानेंगे, सॉरी उसको वैकेंसी नहीं मानेंगे, मतलब नॉर्मल लेट आउट की तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा अगर एक केस अब आता कि और यहाँ पे कोई केस नहीं, बस इतना ही, ये 3 ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर 4 घर है 4 में किन 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड किन 2 को लेट आउट दिखाए, अगर एरिया वाइज है टाइम वाइज बटा हुआ है ईयर में तो कैसे दिखाएं, वो प्रेजेंटेशन का खेल है। एक और सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मेट आपको हम बता ही चुका था आई थिंक, हाँ एनएवी लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल खाली, हाँ और कुछ नहीं होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बस एनएवी लो और एनएवी में 24B माइनस कर दो, हो गया लॉस फ्रॉम आउट प्रॉपर्टी। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो सर सेल्फ ऑक्युपाइड का कोई इंटरेस्ट ऑन लोन ही नहीं है तो फिर इस घर पे ना इनकम है ना लॉस, 0, ठीक बात। हाँ लेट आउट का फॉर्मेट आपको पता ही है, जीएवी आएगा, जीएवी में म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो एनईवी आएगा, एनईवी में स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इनकम फ्रॉम आउट प्रॉपर्टी, ठीक बात। अब मेरा कहानी एक आखिरी टॉपिक जो जोड़ने का और चैप्टर पढ़ाना खत्म। अगर यही एरियर रेंट पुराना अब रिकवर होता, हम बोल रहे हैं, या कोई अनरियलाइज रेंट अब रिकवर होता तो वो भी इस साल का इनकम माना जाता। 4 साल पुराना भाड़ा टेनेंट आके हमको दे गया, 4 साल का झगड़ा चल रहा था, कोर्ट मेरे फेवर में डिसीजन दिया कि 4 साल से बढ़ा हुआ भाड़ा मिलेगा, तो क्या करेंगे यार? 2 लाइन में मेरा बात सुन रहे। नॉर्मली क्या होगा, ये जो भी तुम्हारा अमाउंट है, जो भी तुम्हारा अमाउंट है उसका 70% निकाल के यहाँ ऐड कर लो, एरियर रेंट हो या अनरियलाइज रेंट हो, उसका 70% निकाल के ऐड कर ले। सर 70% ही क्यों बोले, क्योंकि बेटा अगर वो उस साल हम इनकम में नहीं दिखाए तो उस साल हमको उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिला होगा, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको अब मिलेगा। अच्छा टोटल से पूरा माइनस करके आप मेरे को अचानक एक टेनेंट आया, 2 महीना का किराया 40-40 80 हज़ार रुपया बनता था, अब दे दिया। 18-19 का किराया था वो आके 22-23 में दे दिया। तो बेटा जी 80 हज़ार तो अब मेरे हाथ में आए ना, और अनरियलाइज्ड रेंट आप माइनस करके सॉल्व करते हो। तो पॉइंट इज अब अगर पैसा हाथ में आया तो उस साल तुम स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लिए होंगे उसके ऊपर, क्योंकि हम जीएबी निकालते समय तो यूआर माइनस कर देते हैं। तो बेटा जी अब क्लेम कर लो, तो अगर तुमको 80 हज़ार मिला है तो उसका 30% तुम क्लेम करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, बाकी 70% तुम्हारे लिए टैक्सेबल इनकम। वही सेम केस एरियर रेंट में, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में एक लाइन और ट्विस्ट देता है, आपको बोलेगा उस साल आपका ऑफिसर आपका अनरियलाइज्ड रेंट आपको क्लेम नहीं करने दिया था। मेरा बात समझे? तो 80,000 के लिए आप पूरा, अरे बेटा जी दोबारा क्यों करोगे, आपको आपका ऑफिसर अनरियलाइज्ड रेंट क्लेम नहीं करने दिया था, मतलब उस साल आप टैक्स दे चुके हो, तो अब दोबारा क्यों दो?
ये लाइन फंसा देता है। आपका इनकम टैक्स ऑफिसर को आप अनरियलाइज्ड क्लेम करने गए, अनरियलाइज्ड क्लेम करने का कंडीशन है कि आप उस पर केस किए हो, आप ऐसा रिकवरी का सारा तरीका अपना चुके हो, या असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दियो कि केस करके कोई फायदा नहीं है, वो आपका कोई और प्रॉपर्टी ऑक्युपाई नहीं कर रहा है, आप उससे घर खाली करा चुके हो, ये सब में तो कोई कंडीशन ब्रेक हो रहा था, एओ सेटिस्फाई हुआ नहीं, असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो बोला हम छूट नहीं क्लेम करने देंगे, हम अनरियलाइज्ड माइनस नहीं करने देंगे ARR में से, हम उसको टैक्सेबल करेंगे। तो उस साल टैक्सेबल कर दिया तो दोबारा क्यों दें, है ना? तो क्वेश्चन अगर आपको बोल दे कि आपका एओ उस साल आपको यूआर क्लेम करने नहीं दिया था, ARR में ये केस, ये एरियर रेंट में ये केस नहीं होगा, क्योंकि एरियर रेंट तो तब पता ही नहीं था कितना बढ़ के मिलेगा, तब तो आपको जब मिलेगा तभी है। तो एरियर रेंट में तो आप हर बार 30% माइनस करके बैलेंस 70% को टैक्सेबल में ऐड कर दोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड कर दोगे। लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट में आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्या आपका एओ उस साल आपको नहीं क्लेम करने दिया था, तब फिर इस साल कुछ नहीं करना, हो गया उस साल टैक्सेबल। लेकिन अगर आपको उस साल क्लेम करने दिया था तो इस साल आपको 30% माइनस करके बैलेंस 70% को इनकम प्रॉपर्टी में ऐड करके फाइनल टैक्सेबल वैल्यू निकालना। बात क्लियर है? चैप्टर खत्म। अब केवल सम्स है, आप जितना बना सकते हो बनाओगे, अगर आपका नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, वरना नया चैप्टर चालू कर सकते। वो पहले से बनाओ, मतलब एकदम स्टार्टिंग से बनाओ चैप्टर, एकदम स्टार्टिंग से। मेरा मानो जहाँ से ये आपका बड़ा बड़ा संसार, ये इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल और ये सब का संसार है ना, स्टार्टिंग का तो अपने बनाए ही है। हाँ, स्टार्टिंग तो बनाई होगी। तो आप बनाओ वो सम जहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कैलकुलेशन आ रहा है, या ये सेल्फ ऑक्युपाइड का कंडीशन वाला कैलकुलेशन आ रहा है, या ये जो 3 घर है, 2 घर है, 5 घर है, तो कौन सा को 2 सेल्फ ऑक्युपाइड 2 को लेट आउट करे वो करो। नहीं बनेगा हमें, हम मान के चल रहे 1 क्लास और लगेगा। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा मेजोरिटी बन गया, छोटा मोटा डाउट है, तो हम ऐसे ही बता के नया चीज चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको बनाओ और हमको बताओ क्या पोजीशन। ठीक है।